बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 है बच्चों। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैसे हम चैप्टर 5 के बाकी लेक्चर्स देखे थे हमने कि हम लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि लीनियर मोशन में लीनियर क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान है, हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमें उनसे काफ़ी ज़्यादा वाकफियत है। ठीक है, अब उन्हीं से हम फिर मूव करते हैं एंगुलर क्वांटिटीज़ की तरफ और वो भी फिर हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जो इसमें इस्तेमाल होंगी वो आपको बता देता हूँ। वो एज अ शार्ट क्वेश्चन, एज अ ऑब्जेक्टिव, एज अ डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी भी जा सकती हैं। तो पहले ज़रा उनको देख लीजिए। व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले ये दो टर्म्स आपको पता होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है बच्चों? कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, आप उसमें चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं कि कंडीशंस में चेंज आने से इस बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए, तो वो आपका सिस्टम होता है। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट हैज बीन चूजन फॉर द स्टडिंग द चेंजेस। ये यूनिवर्स का एक पोर्शन है जिसको आपने सेलेक्ट किया उसको स्टडी करने के लिए, उसमें चेंजेस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट, कुछ बॉल ले लें, जैसे आप एक बॉल को आप उसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। ठीक है, ओके, दैट टेक प्लेस विद इन इट इन रिस्पॉन्स टू द वेरिंग कंडीशन। कौन से चेंजेस जो आपने स्टडी करने हैं, जो कंडीशन में तब्दीली से उस बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं उसको आपने स्टडी करना है। तो आप जस्ट एज अ डेफिनेशन इसको याद रख लें, लेकिन सिंपली अपने माइंड में इतना रखें कि जो चीज़ हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसकी मोशन को या जिसमें चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। ठीक है, फिर यहाँ दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर बाहर से कोई भी इंट्रैक्शन हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई फोर्स हो सकती है, कोई टार्क अप्लाई हो सकता है बॉडी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें बाहर से कोई फोर्स या टार्क या कोई बाहर से किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसी से बच्चों हमारे पास जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम आ जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम भी एक किस्म का क्लोज सिस्टम है। इस सिस्टम में बाहर से कोई टार्क एक्ट नहीं करता बॉडी के ऊपर, बाहर से कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करती। ठीक है, और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, अ सिस्टम दैट इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नेट फोर्स आर टार्क। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है एक्सटर्नली, और कोई इसके ऊपर जो है टार्क एक्ट नहीं कर रहा होता एक्सटर्नली, तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो हमारा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, ओके जी। अब फिर सुन ले एक बार, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई फोर्स या नेट टार्क एक्ट नहीं कर रही होती, दैट अल्टर द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के मोमेंटम में चेंज लाए। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे, जिस पर कोई टार्क एक्ट ना करे, कि टार्क जो उसके मोमेंटम में चेंज ला सके, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ, अपना जो मेन टॉपिक है। बच्चों पहले ये सीखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती क्या, उसके बाद फिर हम एंगुलर मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे। और हमने पहले जिस तरह मैंने बताया शुरू में कि लीनियर से एंगुलर में मूव करेंगे ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो बच्चों देखिए, हमने जो लफ्ज़ कंजर्वेशन को देखा, कंजर्वेशन निकला है कंजर्व से, मतलब एक जैसा रहना, कांस्टेंट रहना, चेंज ना आना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम का एक जैसा रहना, मोमेंटम में चेंज ना आना। ये जो कंजर्वेशन लॉ है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसे कह रहे हैं, या जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहे हैं, ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स, कोई टार्क, कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ना हो, उसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, हम पहले लीनियर से समझते हैं, फिर उसी से एंगुलर में जाएंगे ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए जी एक कोई बॉडी है, कोई बॉल है, वो हमारा सिस्टम है, वो मूव कर रही है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वो हमारा सिस्टम क्या है? वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। कोई नेट फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही बॉडी के ऊपर, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अगर नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो बॉडी ऐसे ही मूव करती रहेगी। अब मास तो चेंज हो नहीं रहा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, तो वक्त के लिहाज से आप देखते जा रहे हैं मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है उस केस के अंदर? जीरो होता है। वक्त के लिहाज से बॉडी के मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम एक जैसा है। समझ गए? चलिए जी, हम एक बॉल की एग्जांपल लेते हैं और हमने
ये जो बॉल ली है, आप मान लीजिए ये आइसोलेटेड सिस्टम में अगर नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स कोई एक्ट कर जाती है, ठीक है। अब ये इसका मैस जो था ना वो मैस है m, और इनिशियल वेलोसिटी को vi कह देते हैं। इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स क्या है जी, वो फोर्स है जी f, ठीक है। अच्छा, f फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है, तो आप मुझे बताइए अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, एक नेट फोर्स, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता? होता है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और कुछ वक्त के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी जी vf, ठीक है। तो हम इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स हमने अप्लाई किया और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, f इज इक्वल टू ma। ओके, अब जरा ना यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कीजिए। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि ये फोर्स ने जो एक सिस्टम के अंदर जो है वो चेंज लाया, वो कैसा चेंज था, इसके मोमेंटम में चेंज लाया ना फोर्स ने, वो कैसा चेंज लाया वो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये मैथ इसी तरह रहेगा, ये ए क्या है, एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, vf फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी। समझ गए? ओके, अब मैथ्स को जरा मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों के साथ, एम वी एफ हो जाएगा माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर बैकग्राउंड नॉलेज में देखिए, P इज इक्वल टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसको हम फाइनल मोमेंटम कह देंगे, और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको हम इनिशियल मोमेंटम कह देंगे डिवाइडेड बाय टी। तो जो चेंज इन मोमेंटम है पी एफ माइनस पी आई, इसको हम किससे रिलेट करते हैं, डेल्टा पी से। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। अब इसका मतलब है कि अगर बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट होती है तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है, ठीक है। ये बात गौर से सुनिए आपने, कि अगर एक बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट कर जाती है तो वो नेट फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, नेट फोर्स के। अब जब हम बात करते हैं ना कंजर्वेशन की, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, वहां पर हम ये बात करते हैं कि एक बॉडी जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में है, या हमारी जो बॉडी है ये एक सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, कि इसके ऊपर कोई नेट टॉर्क या कोई नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इसमें नहीं होता। तो इसमें इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है नेट फोर्स के। अब जरा सोचिए, अगर नेट फोर्स ही ना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फिर क्या होगा, जीरो, ठीक है। नेट फोर्स अगर जीरो कर दी जाए, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हमारे पास, तो फिर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जीरो। डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना उसका पहले मोमेंटम था उतना ही उसका बाद में मोमेंटम रहेगा, यानी वक्त के लिहाज से इसके अंदर कोई किसी किस्म का मोमेंटम में चेंज नहीं आया, तो हम कहते हैं इसका मोमेंटम कंजर्व रहा। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहां पर एंगुलर मोमेंटम को भी डिस्कस करना है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो सीखना है। समझ गए? जैसे आपने यहां पर देखा कि एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, समझ गए। अब ये क्योंकि हमने जो लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर उनकी जो एनालॉजी एंगुलर क्वांटिटीज है वो लिखी हुई है, कि अगर हम लीनियर में फोर्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर में हमने टार्क की बात करनी है, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम को हम पी की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम फिर एल होता है, उसकी बात करेंगे, सही है। अगर हम लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम फिर हमारे पास I इंटू ओमेगा होगा। ये मास और वेलोसिटी है ना, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी की ये लीनियर वेलोसिटी है क्योंकि लीनियर मोमेंटम है, तो यहां एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो यहां पर मास m है, तो यहां पर मास की रिप्लेसमेंट में क्या I, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो मास है ना इसका रोटेशनल एनालॉजी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में मास, वो रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए इसकी जगह पर आई आएगा। तो ये भी इक्वेशन इसी के साथ मिलती जुलती इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसा मैंने यहां पर एक रिलेशन बताया ना आपको, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसी तरह जब हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे ना, तो एंगुलर मोशन के अंदर हमने ये सीखनी है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, टॉर्क के। फिर सुन लो बच्चों,
जैसे यहां पर हमने ये चीज सीखी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर है फोर्स के, ये लीनियर का केस था। अब इसी केस को हमने अप्लाई करना है एंगुलर के केस के अंदर, तो इसका जो रोटेशनल एनालॉजी है वो ये वाली इक्वेशन है। जब हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे ना, फिर हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू टार्क, क्योंकि फोर्स का रोटेशनल एनालॉजी कौन सा है, टार्क। मोमेंटम का, जो लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉजी कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा एल। ओके, तो इसी की हेल्प से अब हमने आगे बढ़ना है और हमने अपने फॉर्मूले को करना है प्रूव। तो चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूं ताकि मैं आपको बाकी चीजें भी एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए बच्चों, अब हम मूव कर जाते हैं लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन की तरफ। ओके, अब यहां पर हम एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास ये डिस्क है, वो अबाउट द एक्स एक्सिस जो है वो घूम रही है, जिसका रेडियस कितना है जी, आर है। मान लीजिए इसकी कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम ओमेगा आई से शो कर रहे हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, आई का मतलब इनिशियल है। अब पहले हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई किए थे ना, ये क्या है जी, हमारे पास रोटेशनल वाला केस है, तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉजी होता है टार्क। तो अब हम यूं बोलेंगे कि एक बॉडी के ऊपर हमने टार्क अप्लाई कर दिया, ठीक है, और टार्क के अप्लाई करने से क्या हो गया, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद मान लीजिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ हो जाएगी। ओके, तो आपने इसके ऊपर अप्लाई किया टार्क, तो आप इसी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है आपके पास, ठीक है। तो बच्चों आपको याद होगा इससे प्रीवियस केस में आपने बॉडी पे फोर्स अप्लाई की थी, तो एफ इज इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले से आगे बढ़े थे। यहां पर बॉडी पे आपने टार्क अप्लाई किया, तो फिर टार्क के फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। अब जरा देखिए, आर क्रॉस एफ, एफ क्या है, लीनियर फोर्स। लीनियर केस के अंदर थी फोर्स, तो हम जानते हैं बच्चों के फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। अभी हमने डिस्कस किया था, समझे, ठीक है। एक बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट से, वो बराबर होता है फोर्स के। तो इसलिए एफ की रिप्लेसमेंट में यहां पर चेंजिंग करूंगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखूंगा। अच्छा, अब मुझे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आता है, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। यहां पर आर पोजीशन वेक्टर और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, आर, और ये क्या है, डेल्टा पी। तो आर का डेल्टा पी के साथ प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, टार्क इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर एंगुलर मोमेंटम आर और पी की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहां पर आर और चेंज इन मोमेंटम की जो प्रोडक्ट होगी वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी डेल्टा एल होगी, और नीचे लिखा रहेगा डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आता है वक्त के लिहाज से, वो बराबर होता है टार्क के। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टार्क होता है। अब जरा सोचो कि अगर एक सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टॉर्क एक्ट नहीं करता। अगर टॉर्क एक्ट नहीं करता, एक्सटर्नली कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा वक्त के लिहाज से, समझ गए। अब अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। सो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और वो कितना है जी, जीरो। तो देखो बच्चों, हमने यही कहा था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पे एक्ट नहीं करता, तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब होता है कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कंजर्व है, समझ गए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं आपको यहां पर डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं, देखिए, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। एक बॉडी का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा इन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। इफ अगर द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट टार्क एक्ट नहीं कर रहा, यानी वो सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। एक और पॉइंट से देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टार्क, अगर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना कर रहा हो,
कोई टॉर्क बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या बता रहा है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो टार्क, एक्सटर्नल टार्क क्या होगा, जीरो, कोई टार्क एक्ट नहीं करेगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो, यानी मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम में चेंज ना आने का मतलब क्या है, मोमेंटम में चेंज ना आने का मतलब यह है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि यहां पर जो है वो L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बच्चों इसको जरा समझो, असल में हमारे पास L इज इक्वल टू आर और P का जो रिलेशन है ना, इसकी हेल्प से हमें इसको समझना इतना आसान नहीं है जितना कि एक और फॉर्म जो है जो हमने यहां पर लिखी है L इज इक्वल टू आई ओमेगा है, इसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी में इसको मॉडिफाई करते हैं क्योंकि देखो बच्चों हमें पता है कि L जो है वो इक्वल टू क्या है जी, R क्रॉस P के। ठीक है, तो A क्रॉस B आपको याद होगा वो किसके इक्वल होता है बच्चों, आपको पता है आर पी साइन ऑफ थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90। अगर आपको नहीं पता तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं ये डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपको नहीं आता तो वहां पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर के बाद। अभी आप सिर्फ इसको देख लीजिए, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी, क्योंकि साइन 90 पे क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ओके, P जो है वो हमारे पास होता है जी लीनियर मोमेंटम जो कि बराबर होता है एम वी के, यहां बैकग्राउंड नॉलेज में मैंने लिखा हुआ है एम वी। ओके, अब इसको एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, आर एम और वी की वैल्यू जो है वी हमारे पास बराबर होता है, आपको याद रहे वी इज इक्वल टू आर टाइम ओमेगा होता है। हम जस्ट मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं एक नया फार्मूला हासिल करने के लिए, आर टाइम ओमेगा। तो देखें आर और आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला भी हमने इससे पहले सीखा हुआ है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा जी हमारे पास आई और साथ में ओमेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है उसका नया फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, असल बात पे आने लगा हूं। यहां पर जो टोटल मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम बॉडी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आई और ओमेगा की प्रोडक्ट के। इसका मतलब है आई और ओमेगा की प्रोडक्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आई इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। इसको अब हमने एक एग्जांपल से समझना है। ठीक है बच्चों, अब जरा बात गौर से सुननी है। इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास रहेगी कांस्टेंट। अब अगर एक चीज होगी कम तो दूसरी बढ़ जाएगी, अगर दूसरी होगी कम तो पहली ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज कर लें कि ये दो नंबर्स हैं, ये और ये क्या है, दो नंबर्स हैं। एक है हमारे पास 2 और दूसरा है हमारे पास 50, जिसकी प्रोडक्ट क्या मिलती है हमें, 50 इंटू 2 क्या होता है ये हमारे पास 100। ओके, 50 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास 100 होता है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा के 4 कर देता हूं तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो आपके पास सेम रहेगी। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 फिर भी कितना रहेगा हमारे पास 100। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा के अगर 10 कर देता हूं तो इसकी वैल्यू कम रहेगी, 10 हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिलेगी 100। ऐसा ही केस कुछ यहां पर भी होता है कि ये जो आई और ओमेगा है इन दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है। अगर आप एक चीज को कम करोगे दूसरी चीज बढ़ जाएगी, अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, लेकिन इनके दरमियान जो रिलेशन है ना, ठीक है, इनके दरमियान इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। जैसे मैंने यहां पर बताया, दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट आपके पास अगर कांस्टेंट रखनी है तो क्या करेंगे, एक अगर 2 है दूसरा 50 है, 2 इंटू 50 बना 100। अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये कम हो जाएगा, 4 इंटू 25 क्या हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा। मैंने इसको और बढ़ाया 10 कर दिया तो ये कम हो गए 10 हो गया, समझ गए। तो 10 इंटू 10 फिर भी कितना मिला आपको, 100 ही मिला। बात समझ गए। तो बच्चों इसी तरह से इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी रहती है सेम। रियल लाइफ से इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। यहां पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं एक, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ना एक ये सिचुएशन है, एक बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, उसने हैवी मैसेज पकड़े में ऐसे करके, ठीक है, और एक दूसरे केस के अंदर हैवी मैसेज उसने यहां रखे हुए। एक बात याद रखना बच्चों, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये आप देख सकते हैं, अगर मास कांस्टेंट रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन। रेडियस क्या मतलब यह कि कोई मास एक्सिस से कितना दूर है। आर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि फर्ज कर लें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से कोई मास कितना दूर है, ठीक है, तो रेडियस ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है, पोजीशन वेक्टर ज्यादा है, जो मर्जी नाम दे दें, आपकी मर्जी है। अब जैसे जैसे मास क्लोज ला रहा हूं उसका मतलब है कि मैं आर की वैल्यू कम करते जा रहा हूं, आर की वैल्यू कम करते जा रहा हूं, आर की वैल्यू बहुत कम कर दी मैंने। मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर ले जाने का मतलब आर की वैल्यू बढ़ाना है।
मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से करीब लाने का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू कम करना, समझ गए। और आर का ताल्लुक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ डायरेक्ट है। अगर आप मास को दूर ले जाते हैं, पोजीशन वेक्टर आर जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मास को करीब लेकर आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। पहले तो ये पॉइंट सीखिए। देखिए यहां पर इस केस के अंदर ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये बंदा घूम रहा है। ये एक चेयर इस तरह की जिसपे वो इस तरह से घूम रहा है, घूम सकता है आसानी से बैठ के, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहां पर जो है मैसेज एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज्यादा करीब है, समझ गए। तो यहां पर आर की वैल्यू कम है, मतलब इस केस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। पहले ये सीखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा असल बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। दूसरे केस में यहां पर देखिए मैसेज उसने ऐसे फैलाए हुए हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस चेयर पे ऐसे बंदा घूम रहा है, ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। तो यहां पर मैसेज एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा फासले पर है, यहां पर आर की वैल्यू ज्यादा है। तो इस केस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इस केस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, क्योंकि यहां पर मैसेज दूर दूर पड़े हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर पे डिपेंड करता है। मैसेज एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगा तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ गए। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट क्या आपको जो रिवाइज करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या बच्चों, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस ही होती है। यानी कोई बॉडी जो है वो आसानी से रोटेट नहीं होगी। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा होगा उतना रोटेट करते हुए वो क्या करेगी, ऑपोजिशन शो करेगी, जिस तरह आपने इनर्शिया को पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतनी बॉडी आसानी से रोटेट करती है। ये बात अब आपने करनी है जी याद अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं जी अपने मेन पॉइंट के ऊपर। हमने सीखा था कि अगर आई की वैल्यू कम करोगे ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कम करोगे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये इनके मतलब के प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए एक बंदा जो है वो एक चेयर पे बैठा है, घूम रहा है, उसने दोनों मैसेज को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ के अब वो चेयर को ऐसे घुमाता है। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तरह से। मैस जो है वो उसका काफी ज्यादा जो है वो करीब है, सॉरी दूर है। यहां पर देखिए इतने ज्यादा फासले पर है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से मैस दूर है, तो यहां पर आर की वैल्यू ज्यादा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो वो बंदा ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम नहीं पाएगा, वो बंदा ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम नहीं पाएगा, क्योंकि मैसेज की तरह दूर दूर हैं। इस केस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेशन, बॉडी को रोटेट नहीं होने देता, ऑपोजिशन शो करता है, समझ गए। बॉडी को आसानी से रोटेट नहीं होने देता, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। अब ऐसे घूमते घूमते अगर वो दोनों मैसेज को एक दूसरे से करीब ले आएगा, ऐसे जब वो मैसेज को ऐसे करीब ले आएगा तो मैसेज को करीब लाने से क्या हो गया, अब आर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि मैस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से करीब आ गया। इस केस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कम। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक व्हील चाहिए, एक ऐसी चेयर चाहिए जिसके नीचे व्हील लगा हो, या इस तरह से वो घूमने वाली चेयर हो, ठीक है। अब उसके ऊपर आप बैठ जाए, स्टूल भी कई होते हैं जो कि घूमने वाले होते हैं, उस स्टूल के ऊपर बैठ जाए, दो हैवी मैसेज पकड़ ले दोनों हैंड्स के अंदर, ऐसे पहले ऐसे घूमे, ठीक है। आप फील करेंगे जब आपने मैसेज दूर रखे हुए तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। जैसे ही आप घूमते घूमते मैसेज को करीब लेकर आएंगे, आप फील करेंगे कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप ज्यादा स्पीड से चक्कर काटने लगेंगे। तो इससे क्या सीखा आपने कि हमारे पास आई और ओमेगा की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। अगर आप आई की वैल्यू कम करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं बच्चों। ये हमारे पास एग्जांपल क्या बताती है कि एक बंदा है जो चेयर पे बैठा हुआ है, एक इस तरह की चेयर या स्टूल कह लें जो घूम सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन जैसे मैंने दिखाई है ये बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहले केस के अंदर मैसेज उसने ऐसे रखे हुए हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से गुजर रहा है बॉडी का, और यहां पर मैस दूर है, यहां से आर की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक बन रही है। ऐसे आर की वैल्यू बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ज्यादा शो होगी, बॉडी को आसानी से रोटेट नहीं होने देगा, समझ गए। तो इस केस के अंदर क्या होगा, आप अगर घुमाएंगे भी पाँव से, किसी तरह से कोई आपको घुमा दे, किसी भी तरह से आप अपने आप को घुमाते हैं तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। आप आहिस्ता से घूम रहे होंगे ऐसे। अब जैसे ही घूमते घूमते आप दोनों मैसेज को एक दूसरे से करीब ले आएंगे ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो आप फील करेंगे कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया है, कम। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है और आपका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रखती है, सेम रखती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।